हेलो एवरीवन। दिस वीडियो इज़ इन कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस वीडियो। जो अभी हम लोगों ने WTO कैट का फॉर्मेशन सब कुछ पढ़ा है पिछली वीडियो में, उसी की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हमने पढ़ा कि जो 5 की इंस्टीट्यूशंस या एग्रीमेंट्स जो साइंड अप हुए हैं कि वो फर्दर इंट्रोड्यूस होंगे स्कोप में, तो उनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज़ गैट्स, GATS, गैट्स। गैट्स की फुल फॉर्म क्या है? गैट्स मीन्स जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। ठीक है, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या अलग मोड्स आए और क्या इम्प्लीकेशंस और क्या उनके लिमिट्स हैं। ठीक है, वन बाय वन। तो गैट्स जो था वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? दैट वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि फर्स्ट मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था जिसने कि सिर्फ ट्रेड इन गुड्स को नहीं बल्कि ट्रेड इन सर्विसेज को भी इंक्लूड करा। जैसे कि जो अब तक गैट था या WTO के फॉर्मेशन से पहले जब हम गैट तक थे लिमिटेड, तो वहाँ पे सिर्फ ट्रेड इन गुड्स की बात होती थी। लेकिन हमने जब WTO को फॉर्म किया तो उसमें हमने की एग्रीमेंट, जो हमारा वन ऑफ द की एग्रीमेंट इज़ गैट्स, और उसमें हम लोगों ने सर्विसेज को भी इंक्लूड करा। तो वो जो फर्स्ट था वो था आपका गैट्स, उसमें सर्विसेज इंक्लूड थी। सर्विसेज कैसी? जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन या टेलीकम्युनिकेशन, एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस जो थी आपकी, उनको हम लोगों ने इंक्लूड करा। नेक्स्टली इट इज़ यूनिक फॉर्मेशन। इसका यूनिक फ्रेमवर्क था। ठीक है, क्यों यूनिक फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको? क्योंकि जो गैट्स का फ्रेमवर्क था वो सिर्फ और सिर्फ ये कवर नहीं करता था कि जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है वो सिर्फ गुड्स की नहीं, वो सर्विसेज की भी हो रही है। उसने इस चीज़ को इंक्लूड करा। ठीक है, उसने ये देखा कि सिर्फ ट्रेड जो है वो गुड्स में नहीं बल्कि सर्विसेज में भी हो रहा है। तो क्योंकि उसने ये चीज़ को इंक्लूड करा तो इट वॉज अ यूनिक फ्रेमवर्क, क्योंकि उसने ये रियलाइज़ करा कि जो गुड्स हैं उनको डिलीवर करने का तरीका और जो सर्विसेज हैं उनको डिलीवर करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, और जब उन्होंने ये रियलाइज़ करा तो उन्होंने 4 डिफरेंट मोड्स ऑफ सप्लाई भी निकाले। सर्विसेज के जो अलग अलग तरीके हैं जिनसे वो डिलीवर हो रही है उनके, तो उनको भी वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं। द वेरी फर्स्ट मोड जो है वो है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का मतलब क्या है? जैसे कि उसकी टर्म ही अपने आप बता रही है कि क्रॉस बॉर्डर मतलब एक जगह से दूसरी तरफ आप लोग सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जो हमारी सर्विसेज हैं अगर वो वन कंट्री टू अदर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के, यानी कि रिमोटली रहते हुए हम लोग अपनी सर्विसेज को दूसरी जगह पे डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। तो इसको कहते हैं। अब इसका एग्जांपल है ऑनलाइन टीचिंग टू फॉरेन स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया में बैठ के किसी भी फॉरेन नेशन को ले लो, वहाँ पे अगर मैं पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं किसी IT कंपनी में हूँ, MNC कंपनी में हूँ और मैं यहाँ पे बैठ के वहाँ का काम कर पा रही हूँ, सो दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के, उस कंट्री में बिना ट्रैवल करे मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, क्योंकि आपके पास जो काम है वो भी बढ़ रहा है लेकिन आपको कहीं भी ट्रैवल भी नहीं करना पड़ रहा, तो आपकी कॉस्ट भी मिनिमाइज़ हो रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका जो है बेनिफिट ये भी है कि आपको सर्विसेज के बदले में आपको अमाउंट भी पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि डाटा कलेक्शन लॉज की वजह से हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे इश्यूज आते हैं जो कि हमारे ट्रेड में फर्दर बैरियर्स बन सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मोड, दैट इज़ कंजम्पशन अब्रॉड। कंजम्पशन अब्रॉड भी अपने नाम से ही क्लियर कर रहा है, कंजम्पशन करने के लिए हम लोगों को ट्रैवल करना है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर होगा इसमें वो ट्रैवल करेगा सर्विस अवेल करने के लिए। जैसे फर्स्ट मोड में क्या था कि ना आपको ट्रैवल करना है, ना जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसको ट्रैवल करना है। ठीक है, रिमोटली आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती थी। लेकिन ये जो है मोड, उसमें क्या है कि कंज्यूमर को ट्रैवल करना पड़ेगा सर्विसेज को अवेल करने के लिए। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है मेडिकल टूरिज्म या नॉर्मल टूरिज्म को भी आप ले सकते हो कि कोई भी टूरिस्ट है वो कोई भी कंट्री को विजिट करेगा तो वो वहाँ जाके उसकी सर्विसेज अवेल करेगा। ठीक है, जब वो सर्विसेज अवेल करेंगे तो उनका बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके पास जैसे कि मैंने कहा सर्विस अवेल करोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी कंट्री में आएगा उस सर्विस को अवेल करने के लिए एज अ पेमेंट।
तो जो मेडिकल टूरिज़्म है वो सबसे ज़्यादा क्यों बेनिफिट करता है इंडिया के केस में, क्यों? क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंडिया में ट्रैवल करके आते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल है हमारा ट्रीटमेंट। तो इसलिए, या फिर हम लोग वैसे भी इन जनरल कह लेते हैं कि मेडिकल टूरिज़्म के लिए या फिर वैसे नॉर्मल टूरिज़्म के लिए भी हर एक कंट्री प्रमोट करती है कि आप आओ, विज़िट करो, क्योंकि उनको पता है कि जब लोग आएंगे तो लोग कुछ ना कुछ सर्विस भी लेंगे कंट्री में आके, तो हमारे रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। ठीक है। और ऐसी इंटरनेशनल एजुकेशन पे भी है, क्यों बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन, कि आप वहाँ जाते हो और आप वहाँ जाके उनकी सर्विसेज को अवेल करते हो। बट उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस भी है, जैसे उस चीज़ में हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं। तो इंडिया के केस में ये है कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम लोग अपने पोटेंशियल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मोड 3। मोड 3 क्या है? फॉरेन कमर्शियल प्रेजेंस। फॉरेन कमर्शियल प्रेजेंस का क्या मतलब है कि कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो अपनी कमर्शियल प्रेजेंस को एस्टैब्लिश कर लेती है दूसरी कंट्री में जाके। ठीक है, जैसे इसके लिए हमने एग्जांपल लिया, कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक, फॉरेन का बैंक जो है वो आके इंडिया में एस्टैब्लिश हो जाता है, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे नेशन में आके। ठीक है, अपना सेटअप यहीं पे इस्टेब्लिश करके कंपनी को यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे जो सर्विसेज हैं वो हमें प्रोवाइड हो रही है और उससे हमें पेमेंट मिल रही है, उनको पेमेंट मिल रही है। तो इससे क्या होगा? एफडीआई अट्रैक्ट होगा। एफडीआई कैसे अट्रैक्ट करता है ये, और कौन कौन से सेक्टर्स में अट्रैक्ट करता है? जैसे कि अभी जितने भी हमने सर्विसेज के सेक्टर्स लिए, बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम, रिटेल, ऐसे सारों में कंट्रीब्यूट करेगा, अट्रैक्ट करेगा एफडीआई को, और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि डोमेस्टिक कंपनीज़ में सफ़र। डोमेस्टिक कंपनीज़ कैसे सफ़र करेंगी? क्योंकि कुछ डोमेस्टिक कंपनीज़ जो हैं वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं होंगी कि वो फॉरेन कंपनीज़ का जो बिज़नेस है उससे कम्पीट कर पाएँ। ठीक है, तो हो सकता है कि फॉरेन कंपनीज़ डोमेस्टिक कंपनीज़ को थ्रेटन करे, और उसकी वजह से डोमेस्टिक कंपनीज़ का जो आउटपुट है वो सफ़र करे और वो कंपनी सफ़र करें। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट मोड है मूवमेंट ऑफ पर्सोनल। मूवमेंट ऑफ पर्सोनल में क्या होता है कि अब जो हमारी सर्विसेज हैं वो हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? टेम्परेरी मूवमेंट से। मतलब जिसको सर्विस प्रोवाइड करानी है वो इंडिविजुअल दूसरी कंट्री में टेम्परेरीली जाता है और वहाँ जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करके वहाँ से सर्विस के लिए अर्न करके अपनी सैलरी, एंड वो वापस अपनी कंट्री में आ जाता है। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में क्या है, कोई भी हमने आईटी प्रोफेशनल को कहा कि आप एज एन इंडियन हो और इंडियन आप जाओ दूसरी कंट्री में, वहाँ जाके आपने टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए वहाँ पे जॉब करी आईटी सेक्टर में एंड अर्न करा, और उसके बाद आप वापस आ गए। ठीक है, तो ये थी टेम्परेरी मूवमेंट। तो ये मूवमेंट ऑफ पर्सोनल है कि आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दूसरी कंट्री में गए, सर्विस प्रोवाइड करी, अर्न करा और फिर वापस आ गए। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या फिर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं जो आपकी लिमिट लगा देती हैं आपकी फ्री मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो ये सारे की फीचर्स थे, की मोड्स थे जो गैट्स के अंदर आए थे। दैट्स ऑल, थैंक यू।